हेलो रिपॉन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 से रिलेटेड एनसीईआरटी और एससीईआरटी साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विभाजन के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्था है। हमें बताना है भौतिक विभाजन के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्था है। तो भौतिक विभाजन इस आधार पर पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो ये आपकी अवस्था आपका है ठोस है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका द्रव है, तीसरा क्या है, तीसरा आपका हो गया गैस है, चौथा क्या है, तो चौथा आपका है प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा है, और पांचवा क्या है, तो पांचवा आपका है बोस आइंस्टीन, क्या है, पांचवा आपका हो गया बोस आइंस्टीन हो गया। अब देखिए ठोस, द्रव और गैस, इनके बारे में आप जानते हैं। हम बात करते हैं थोड़ा प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा आपका पदार्थ का कौन सा अवस्था है? तो चतुर्थ अवस्था है, चौथा अवस्था है। उसके बाद बात करें, प्लाज्मा जो होता है यह काफ़ी गर्म होता है। प्लाज्मा जो होता है काफ़ी गर्म होता है। और प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? तो यह आपका सूर्य पर पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बोस आइंस्टीन की। तो बोस आइंस्टीन यह आपका पदार्थ का 5वां रूप है। उसके बाद बात करें, यह बोस आइंस्टीन आपका पदार्थ का सबसे ठंडा अवस्था है। यह आपका पदार्थ का सबसे ठंडा अवस्था है। और बोस आइंस्टीन की बात करें कि इसका खोज किसने किया, तो बोस आइंस्टीन इसका खोज किया जाता है बोस के द्वारा। और किसके द्वारा? बोस और आपका आइंस्टीन द्वारा खोज किया जाता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और कब खोजा गया? तो बोस आइंस्टीन का खोज आपका किया जाता है 1925 को किया जाता है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन को ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन है कि ताप बढ़ता है तो विसरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो जो आपका विसरण होता है, अर्थात जो आपका डिफ्यूजन होता है, यह भी बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर विसरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विसरण जो होगा यह भी क्या होगा, यह भी आपका बढ़ेगा। यही कारण है विसरण क्या होता है, ताप बढ़ने से विसरण आपका बढ़ता है। इसी कारण जो आपका गर्म खाना होता है, ये इसका खुशबू क्या है, दूर तक जाता है। गर्म जो खाना बनता है इसका सुगंध दूर तक जाता है। किसके कारण? तो विसरण के कारण। विसरण क्या होता है? विसरण आपका होता है डिफ्यूजन होता है, अर्थात फैलना होता है। तो ताप बढ़ेगा तो विसरण भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ठोस से सीधे जो आपका गैस में परिवर्तन होता है इसे क्या कहते हैं। तो ठोस से जो आपका गैस में परिवर्तन होता है इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। तो देखिए, ठोस से आपका डायरेक्ट चेंज होता है किसमें? गैस में। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल पूछता है कि ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल क्या होगा। तो जैसे आपका हो गया कपूर, कपूर जो जलता है यह ठोस से सीधे आपका गैस में चेंज हो जाता है। इसके साथ बात करें तो इसके साथ आपका हो गया शुष्क बर्फ हो गया। क्या हो गया? कपूर के साथ आपका शुष्क बर्फ हो गया, जिसे आपका ड्राई आइस कहा जाता है। अर्थात इसे हम ठोस CO2 भी कहते हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं कि ठोस से जो आपका गैस में परिवर्तन होता है इसे तो हमने जाना ऊर्ध्वपातन के रूप में। अगर गैस से डायरेक्ट आपका ठोस में चेंज हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो गैस से डायरेक्ट आपका ठोस में चेंज होगा तो इसे कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं? तो इसे आपका निक्षेपण कहा जाता है, अर्थात आपका डिपोजिशन इसे इंग्लिश में कहा जाता है।
इसका एग्जाम्पल देखें, निक्षेपण का एग्जाम्पल देखें तो यह आपका हो गया जैसे पाला पड़ना, पाला जो पड़ता है यह आपका निक्षेपण का उदाहरण है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए तो एक और एग्जाम्पल आपका होता है NH4Cl को पुनः से प्राप्त करना, यह भी आपका निक्षेपण का उदाहरण है। तो ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे अधिकांशतः फंस जाते हैं। तो देखिए मोमबत्ती का जलना आपसे पूछ ले कौन सा परिवर्तन है, तो मोमबत्ती जो जलता है यह आपका है रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है आपका मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं रहता तो मोमबत्ती को हम जला देते, फिर हमको मोमबत्ती मिल जाता। मोमबत्ती हम जलाते हैं तो वो समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा मोमबत्ती हमें जलाना पड़ता है। तो मोमबत्ती को जो हम जलाते हैं ये आपका रासायनिक परिवर्तन अर्थात आपका केमिकल चेंज है। वहीं यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका मोम का पिघलना होता है, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना पूछ ले कौन सा परिवर्तन है, तो मोम का पिघलना यह आपका होता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है? तो मोम केवल पिघलेगा, तो मोम पिघलेगा तो फिर हम मोम को जमा सकते हैं, लेकिन जो आपका मोमबत्ती जलता है यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। इन दोनों में अंतर को आप ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको रासायनिक परिवर्तन का। तो रासायनिक परिवर्तन में जैसे आपका होता है जंग का लगना हो गया, फल का सड़ना हो गया, खाना जो हम पकाते हैं यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। भोजन का पचना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना, कोयले का जलना, दूध से दही बनना, मक्खन बनना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे मेन आपका एग्जाम्पल हो गया मोम का पिघलना, भौतिक परिवर्तन है। और आपका एग्जाम्पल हो गया जैसे बर्फ़ का पानी बनना, पानी से बर्फ़ बनना। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन का, लोहे के कील में चुंबक का गुण उत्पन्न होना। लोहे के कील में जो आपका लोहा का कील हो गया, इस कील में आपका जो चुंबक का गुण उत्पन्न होता है यह भी आपका भौतिक परिवर्तन होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है। तो जो आपका आदर्श गैस होता है इसका समीकरण आपका होता है PV = NRT होता है। क्या होता है? तो PV = NRT आदर्श गैस का समीकरण होता है। यहाँ पे हम बात करें P क्या है, तो P आपका प्रेशर होता है, V आपका वॉल्यूम के लिए होता है, N क्या है, तो N आपका अणुओं की संख्या है, R क्या है, तो R आपका कांस्टेंट होता है, और R का वैल्यू कितना होता है, तो 8.314 जूल होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। और T क्या है? T आपका टेम्परेचर के लिए आता है। तो आदर्श गैस समीकरण पूछा जाता है तो आप इसे ध्यान रखेंगे, PV = NRT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है परमाणु सिद्धांत किसने दिया। देखिए परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, तो परमाणु सिद्धांत यह आपका जॉन डाल्टन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो जॉन डाल्टन द्वारा आपका परमाणु सिद्धांत दिया गया। आप इसे ध्यान रखेंगे। वही बात करें कि भारत में परमाणु सिद्धांत किसने दिया, भारत में बात कर ले कि भारत में परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो भारत में परमाणु सिद्धांत यह आपका महर्षि कर्णाद द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो महर्षि कर्णाद द्वारा भारत में परमाणु सिद्धांत दिया गया। अब देखिए हम बात करते हैं जॉन डाल्टन द्वारा दिए गए परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो देखिए इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है यह पदार्थ का क्या होता है, सूक्ष्म इकाई होता है। परमाणु क्या है, सबसे छोटा इकाई आपका पदार्थ का होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। परमाणु क्या होता है, तो परमाणु आपका अविभाज्य होता है, अर्थात इसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। आप इससे भी ध्यान रखेंगे। और इससे भी ध्यान रखेंगे कि परमाणु को हम नहीं नष्ट कर सकते हैं और न ही इसका हम सृजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है परमाणु का
प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है कि परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो यह आपका दिया जाता है जे थॉमसन द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? तो जे थॉमसन द्वारा आपका दिया जाता है परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल। कब दिया जाता है? तो जे थॉमसन द्वारा आपका 1891 में इसे दिया जाता है। देखिए, जे थॉमसन ने आपका प्लम पुडिंग सिद्धांत में कहा कि परमाणु जो होता है यह आपका धनावेशित होता है। क्या होता है? इन्होंने कहा कि जो आपका परमाणु है यह क्या है? परमाणु आपका धनावेशित होता है, अर्थात आपका पॉजिटिव चार्ज परमाणु पे होता है। और इन्होंने परमाणु को किस आकार का बताया? परमाणु को इन्होंने तरबूज के आकार का आपका बताया है। और इन्होंने बताया कि जैसे तरबूज के आकार का यह क्या हो गया? परमाणु हो गया। और इसमें इन्होंने कहा जो इसका बीज होता है यह बीज क्या होता है? तो इन्होंने बताया जो बीज होता है यह आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आपका व्हाइट वाला पूरा जो इसके अंदर का पार्ट है यह आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे, जो आपका बीज वाला पार्ट है इसे आपका इन्होंने निगेटिव चार्ज बताया, और जो आपका पूरा व्हाइट वाला अंदर का पार्ट है इसे इन्होंने पॉजिटिव कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु का स्वर्ण पत्र मॉडल अर्थात गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा दिया गया? परमाणु का स्वर्ण पत्र मॉडल किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह आपका रदरफोर्ड द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह आपका रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, परमाणु का स्वर्ण पत्र मॉडल यह आपका रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। और ध्यान रखेंगे इन्होंने अपने मॉडल में किसका प्रयोग किया? तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में यूज़ किया किसका? तो अल्फा कण का यूज़ किया। इन्होंने अपने मॉडल में अल्फा कण का यूज़ किया। और इन्होंने क्या किया? इनका मॉडल है आपका, इन्होंने एक प्लेट लिया, क्या किया? इन्होंने आपका जेडेनएस लेप लगाया। इस पे क्या किया? इस सोने के परत पे इन्होंने क्या किया कि जेडेएनएस का क्या करता है? इन्होंने लेप लगाया, सोने का परत लिया, और इस पे इन्होंने अल्फा कण का बौछार करा दिया। क्या कराया? अल्फा कण का बौछार कराया। अल्फा कण जो होता है इस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने अल्फा कण का क्या किया? बौछार कराया। तो सेंटर में जो अल्फा कण गया यह इसी पे लौट आया। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे कोई चार्ज है जो क्या करता है? इसको विरोध करता है। तो इन्होंने पता लगाया कि जो सेंटर होता है इसमें कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इन्होंने यह भी पता किया कि कुछ कण जो होते हैं यह सेंटर से विचलित हो जाते हैं। क्या होता है? विचलित हो जाते हैं। और कुछ जो कण होते हैं ये सीधे निकल जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि सेंटर में आपका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इन्होंने यह भी बताया कि रेज जो है दूर जाते हैं। किसके कारण जाते हैं? तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण विचलित होकर दूर चले जाते हैं। और कुछ कण सीधे जाते हैं। यह किसके कारण होता है? तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है, जिसके कारण कुछ कण जो होते हैं सीधे चले जाते हैं। तो देखिए, इस मॉडल से आपको ध्यान रखना है कि परमाणु का स्वर्ण पत्र मॉडल यह आपका रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। और रदरफोर्ड ने आपका अपने मॉडल में अल्फा कण का प्रयोग किया। और अल्फा कण पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए जेडेनएस का लेप लगाया। किस पे? तो सोने के परत पे। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, नाभिक के बारे में इन्होंने ही बताया है। तो नाभिक का खोज आपका रदरफोर्ड द्वारा किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, नाभिक का खोज किसके द्वारा किया जाता है? तो नाभिक का खोज किया जाता है रदरफोर्ड के द्वारा। और नाभिक पर धनावेश होता है। नाभिक पर क्या होता है? तो नाभिक पर आपका धनावेश होता है। यह किसने कहा? तो यह भी आपका रदरफोर्ड द्वारा ही कहा गया है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 2n²। क्या होता है? 2n²। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे हम बात करते हैं
कोष की, तो कोष कौन कौन से होते हैं? तो जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे एक हम परमाणु बनाते हैं, तो इसमें कोष कौन कौन से हो जाएंगे? तो K होता है, L होता है, M होता है, N होता है, ऐसे कोष होते हैं। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कि इन कोषों में आपके इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितने होंगे? तो K, L, M, N। अब देखिए K क्या है? तो K में फर्स्ट में है तो यहाँ पे n का मान 1 हो जाएगा, n का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो 2 इंटू एन स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2। l का नंबर 2 होता है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे होता है m में 3 तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 दूना 18 हो गया। यहाँ पे 4 होता है तो 2 गुना कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 16 दूना कितना हो गया? 32 हो गया। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो गया K, L, M, N कोष में। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह आज के क्लास में हमने बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 से रिलेटेड साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने डिस्कस किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।